कर रहे हैं। ठीक है सर। संजय चौधरी जी, जवाब सर। कानून बना देने से नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। अगर आपको दिक्कत है धर्मांतरण से, जो कि जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है, घर वापसी से भी दिक्कत होनी चाहिए, इस पे भी बात होनी चाहिए, इस पर भी कानून बनना चाहिए। देखिए, एक ही लाइन में दो मांगे रखकर मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपनी बात से भ्रमित कर रहे हैं। वे दंडित किए जाने की भी बात कर रहे हैं और नियम से नहीं हो सकता, कानून बनाकर इसे नहीं क्रियाशील किया जा सकता, इस बात को भी कह रहे हैं। देखिए, ये बात करके ये जो विभ्रम की स्थिति है ना, समाजवादी पार्टी इसी प्रकार से एक विभ्रम से समाज के अंदर और मुस्लिम समाज के बीच में भ्रम का वातावरण बनाती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी वही करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में काम करते हैं और काम करने वाले लोग को समाजवादी पार्टी ही असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल बनाती है। मैं उनका नाम भी उनको कोट कर सकता हूं, मैं इनका नाम उसको कोट कर सकता हूं। तो जब आप इस प्रकार विभ्रम बनाते हैं, तभी आप समाज में विद्वेष उत्पन्न करते हैं। मुझे लगता है कि ये एकदम क्लियर है कि अगर मेरा जवाब ले लीजिएगा प्रिया। हाँ, संगठित रूप से एक एजेंडे की तहत अगर कोई धर्म, कोई संप्रदाय विशेष रूप से किसी को ऑर्गेनाइज तरीके से इस प्रकार का लव जिहाद का मामला करता है, तो देखिए, समय के साथ साथ अगर दूसरे समाज में इसका इसी तरह से रिएक्शन होगा तो वो और खतरनाक होगा। मुझे लगता है कि राजनीति करने वालों को भी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की राजनीति करने वालों को भी इन दोनों विषयों से बाज आना चाहिए। ये निश्चित रूप से एक देश का ऐसा मुद्दा है। विवेक पांडे जी, सर मुझे ब्रेक पर जाना है। विवेक जी, आपका जवाब। ठीक है सर, वापस आऊंगी तो आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ब्रेक पर जाना है सर, उससे पहले मैं विवेक पांडे आपका जवाब ले लेती हूँ। देखिए, मैं बहुत 10 सेकंड में अपनी जवाब को दे दूंगा। मुस्लिम समुदाय के लिए एक तरफ आप योजनाएं बनाते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की घर वापसी का एजेंडा चला रहे हैं। मुझे लगता है भ्रमित आप हैं। आपको समझना होगा कि इससे विभेद पैदा हो रहा है। आपको जरूरत क्या है दूसरे के धर्मों में किसी भी तरह का इस तरह से इंटरफेरेंस करने का? भाई, आप उनको शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार दीजिए ना, आप उनको मुख्य धारा से जोड़िए। ये घर वापसी और ये धर्मांतरण, ये कौन सा एजेंडा है भाई? आप समर्थन ही क्यों करते हैं किसी भी तरह के एजेंडे का? धार्मिक एजेंडे को बीच में लाने की जरूरत ही क्या है देश के विकास की मुख्य धारा में? एक सवाल ये भी है कि हर चीज को एजेंडे से जोड़ करके आजकल क्यों देखा जा रहा है? ऑपोजिशन पार्टियां जितनी भी हैं, हर चीज को एजेंडे के तहत जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? कोई भी इस देश में कानून पास कराने की, बिल पास कराने की बारी आती है, उसको भी एक एजेंडे के तहत आप लोग देखते हैं। ये सवाल मैं जरूर लूंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा जारी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका, और चर्चा हो रही है लव जिहाद के ऊपर, क्योंकि लव जिहाद को भी प्रोपेगेंडा बताया गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। तो वहीं यूसीसी को लेकर के भी कहा जा रहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। एक बार फिर सबका रुख करते हैं, और सबसे पहले विवेक पांडे जी, मैं आप ही का रुख कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो एक प्रोपेगेंडा के तहत हो रहा है। तो प्रोपेगेंडा के तहत जो सारी चीजें इस वक्त देश में हो रही है, ऐसा क्यों लगता है कि ये सारी चीजें एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? और प्रोपेगेंडा के तहत सर केस थोड़ी ना रजिस्टर हो जाएंगे। ऐसी चीजें, घटनाएं घटित हो रही हैं, तभी तो प्रशासन भी इस पे सख्त है, इस पे एक्शन लिया जा रहा है। प्रिया जी, देखिए, प्रोपेगेंडा वो होता है जिसको कि आप केवल और केवल बयानबाजी से सिद्ध करते हैं। प्रशासन अगर कोई संज्ञान ले रहा है, अगर पुलिस अपना काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि ऐसे मामला, खास करके लव जिहाद से जुड़े केस के मामले में जब तक कन्विक्शन नहीं होगा, तब तक हम इसे एजेंडा ही मानेंगे। भाई, टूल किट है इनका, ये तो अपने राजनीति को, धार्मिक उन्माद को बनाए रखने के लिए टूल किट की तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि कितने मामलों में कन्विक्शन हुआ, सजा हुई, ये बताया जाए मुझे। कितने मामलों में, लव जिहाद के मामलों में बाकायदा सजा हुई है? क्योंकि 19 में मुझे पता है आईजी कानपुर के नेतृत्व में 22-23 ऐसे केसों के बारे में पूरी जांच पड़ताल की गई थी, जिसमें कि लव जिहाद का कोई एजेंडा नहीं निकला। लेकिन अगर कोई कन्विक्शन हुआ है तो मुझे बताइए ना। मैं पूछ रहा हूं, न घर वापसी न धर्मांतरण। मैं तो सीधा सीधा एक सवाल उठा रहा हूं, क्यों विश्व हिंदू परिषद कहता है कि घर वापसी भी भाजपा का एजेंडा है, मोदी जी का वो है मुख्य मोदी। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर भी आप अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि इसको लेकर के भी यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बयान दिया गया है कि ये भी लागू नहीं होने देंगे। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो संवैधानिक हिस्सा है, लेकिन जो राजनीतिक दल और दल के नेता खुद को खुद अपनी जाति और धर्मों से संबोधित करते हैं, मुझे लगता है कि पहले वो तय कर लें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप लागू करने की अगर मंशा रखते हैं तो पहले इस देश में एक शब्द ले आइए, भारतीय।
मुझे लगता है जातियां जब तक बटी रहेंगी तब तक आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं लागू कर सकते। ये केवल और केवल एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाएगा। और बिल्कुल अगर संविधान है, संविधान में सबके लिए कानून है, संविधान में सबके अधिकार दिए गए हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में क्या समस्या है? अगर उससे देश का विकास होता है, प्रदेश का विकास होता है, तो क्या समस्या है भाई? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक देश एक कानून, तो इसमें दिक्कत क्या है जब आप बात करते हैं? तो मैं बीजेपी से इसका रिएक्शन लूंगी, लेकिन नाज़िम इलाही कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलिए। मैडम, मेरा सिर्फ कहना ये था कि अगर ऐसा, जैसे आपने कहा कि इस तरीके के केसेस सामने आए हैं, तो अगर ऐसा केसेस सामने आया है तो इंडिविजुअल की हैसियत से उसको क्राइम की उसको सजा मिलनी चाहिए। इसमें पूरे मुस्लिम समाज को या इस्लाम मजहब को टारगेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी भी आप वहीं अटके हुए हैं। इसके पहले भी मैंने आपको समझाया कौन टारगेट कर रहा है आपको। और इस देश में सर संविधान है, कानून है, उसके तहत कार्रवाई होती है, संविधान से ये देश चल रहा है। कौन टारगेट कर सकता है? अरे कोई सरकार नहीं कर सकती, मैं बोल रही हूँ ना, जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं मैं खुल के बोल रही हूँ। कोई नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो, सत्ता में कितना भी पावरफुल हो, टारगेट कोई कर ही नहीं सकता किसी को। ये देश संविधान से चलता है। तो उत्तराखंड में पलायन कैसे शुरू हो गया? दुकानदारों से दुकानें खाली कैसे कराई जाने लगी? पलायन की बिल्कुल किसी आप मसले को कहीं से कहीं लेकर जा रहे हैं। पलायन की खबरें उत्तर प्रदेश के कई गांव से ऐसी आई हैं जहां लोगों ने ये खुद कबूला है, बताया है कि क्यों वो पलायन कर रहे हैं। हिंदू पूरा का पूरा गांव, पूरा परिवार पलायन कर गया। आप मुद्दे से मत भटकिए, आप यूसीसी पे बात कीजिए, लव जिहाद पर बात कीजिए। नहीं, आपको यूसीसी पे अगर अपनी राय रखनी है नाज़िम इलाही, तो आप बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश तो एक कानून क्यों नहीं? इसमें भी दिक्कत क्यों? एक समाज को प्रताड़ित करने के लिए उत्तराखंड में लगातार आपको देखने को मिला है। और किसी समाज को प्रताड़ित करना ये देशद्रोह के अंदर उसमें आना चाहिए, कैटेगरी में आना चाहिए। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक देश एक कानून मानते हैं आप? यूसीसी लागू होना चाहिए। देखिए, संविधान में हर मजहब को हर इंसान को मजहब की आजादी के साथ जीने का परमिशन है। उसी संविधान में ये भी जिक्र है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी देश हित में उठाया यह कदम है, इस पर भी विचार होना चाहिए, लागू होना चाहिए। ये भी मालूम विचार तब होना चाहिए तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हुए सिर्फ 2024 के एक एजेंडा के तहत लाया जा रहा है। क्या इससे देश का विकास संभव है? ये 2019 में ही लेके आ गई थी बीजेपी। ठीक है, सीधा जवाब, आपके सवालों का जवाब मैं संजय चौधरी जी से ले लेती हूँ। संजय चौधरी जी, 2024 से अब इसे चलिए जोड़ करके देख लिया गया कि उस एजेंडे के तहत आप ला रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे चुनावी माहौल है, इसलिए इसको भुनाना चाहते हैं। 2019 में मुझे याद है सर, आपका जो बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र आया था उसमें यह जिक्र किया गया था कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, लेकिन अब 2024 का चुनाव आ गया है। वाकई इसको आप लोग लेकर के आएंगे या सिर्फ एक चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है यहां पर, और इसको अब 2019 से धीरे धीरे शिफ्ट कर दिया 2024 में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा कोर इशू है वो 3 कोर इश्यूज थे। हम चाहे जब रहे हो, हम कमजोर रहे हो, हम सत्ता में रहे हो, हम सत्ता से बाहर रहे हो, हम शक्तिशाली रहे हो, लेकिन 3 मुद्दे हमारे कोर इश्यूज थे। धारा 370 को हटाएंगे, राम जन्मभूमि के मंदिर को बनाएंगे और देश में समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। ये प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी के जन्म के साथ थी और आज भी है। हम निश्चित रूप से इक्वल सिविल कोड को लेकर आएंगे। देखिए, जो चर्चा के बीच में जो तर्क दिए जा रहे थे कि कोई अगर इंडिविजुअल करेगा, देखिए कोई अगर इंडिविजुअल अपराध करेगा तो उसे आप धर्म से मत मानिए, उसको इंडिविजुअल मानिए, ऐसा लोग तर्क दे रहे हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअली कोई कुछ कह देता है तो आप उसके सर को तन से जुदा करने का फरमान सुना देते हैं, तब आप तुरंत उसके खिलाफ आपका धर्म एक आदेश जारी कर देता है, उसको आप व्यक्तिगत मानते हैं। आज आप कहते हैं किसी का व्यक्तिगत अगर अपराध है तो वो व्यक्तिगत स्तर पर गिना जाना चाहिए। बात नंबर 3, आज इन्हें उत्तराखंड में अगर वहां के लोग इस प्रकार से जाने की बात करके वहां का समाज कह रहा है तो खराब लग रहा है, इसके विरोध की बात करते हैं। लेकिन अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वहीं से लोगों को बाहर निकालने के लिए घर छोड़कर चले जाने का फरमान सुनाया जाता है तो उसके लिए इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। मुझे लगता है आंख नहीं बंद होती है। योगी जी की सरकार उस वक्त मौजूद थी और उन लोग वहां पर कैराना में किस तरीके का माहौल क्रिएट किया गया था, मुसलमानों के खिलाफ इतनी जुल्म ज्यादती हुई थी, वो सबके सामने है।
भाई जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है वो मुस्लिम विरोधी रही है, मुसलमान